वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 के चैप्टर 1 के बारे में। यानी आज ये आपकी दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास आप लोगों ने चैप्टर 1 की नहीं बल्कि पहली क्लास आप लोगों ने सिलेबस डिस्कशन की देखी होगी। सिलेबस डिस्कशन मैंने किया, बारीकी के साथ मैंने उसमें सारी चीज़ों को बताया। पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस किया है, पेपर 2 का सिलेबस अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैंने सोचा कि एक क्लास आपको थोड़ी बहुत पढ़ा दी जाए ताकि आपको ये लगे कि गुरुजी कैसा पढ़ाएंगे अब की बार। ठीक है, तो अब की बार कुछ विशेष तरीके से आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ और आज हम पहले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कि आखिरकार जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट यानी जो भारतीय राजनीतिक विचार आपको पढ़ना है पेपर 1 के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस में। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो अगर आप बीए में हैं तो आपके लिए ये क्लास है, यानी कि आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस। क्या चर्चा करेंगे भैया? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे बीए 6 सेमेस्टर के लिए, यानी कि बीए थर्ड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। बीए थर्ड ईयर में अगर आप हैं और अब आपका 6वां सेमेस्टर है, ठीक है, 6वें सेमेस्टर में आप पहुंच चुके हैं, तो आपके लिए ही क्लास है 2024-25 के छात्र छात्राओं के लिए और आगे जो छात्र छात्राएं आएंगे उन सभी के लिए क्लास होगी। क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आपके पेपर का क्या नाम है भैया? पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पेपर 1 का क्या नाम है? इंडियन पॉलिटिकल थॉट यानी भारतीय राजनीतिक विचार। ठीक है, भारतीय राजनीतिक विचार। भारतीय राजनीतिक विचार ये आपके पेपर का नाम है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट। आपको समझ में आ गया होगा। इसका सिलेबस मैंने डिस्कस किया है 2-3 दिन पहले, अभी आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो प्राचीन विचारधारा थी या प्राचीन जो भारत में जो थिंकर्स हुए हैं, सबसे प्राचीन की अगर बात की है तो सबसे प्राचीन जिसका नाम है मनु, क्योंकि सबसे पुराने व्यक्ति हैं, सबसे पहले व्यक्ति हैं इस धरा के, इस पृथ्वी के। कौन? मनु। और सबसे पहली महिला कौन है भैया? सबसे पहली महिला है शतरूपा। तो मनु और शतरूपा ये, अच्छा, मनु की संख्या अगर मैं बताऊं, अगर आप लोग ना जानते हो मनु के बारे में, तो आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? मनु और उनके विचार। ठीक है, मनु के बारे में चर्चा करेंगे और उनके विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला चैप्टर आपका है उनके विचार। अब उनके विचारों में उनके कई सारे सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास आज के वीडियो के माध्यम से करेंगे। ठीक है, जो कुछ भी टूटी फूटी शब्दावली में मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आज का जो क्लास है या आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से आप कुछ ऐसी चीज़ों को जानेंगे जो कि आप इससे पहले नहीं जानते थे। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि आपके दैनिक जीवन में होती हैं। आप लोगों ने शायद उसको एक प्रकार से सुना भी हो कभी, लेकिन आप उस पर गौर नहीं फरमाते। जब आप मनु की बात करते, मनु का मतलब क्या होता है? मनु का क्या अर्थ होता है? आप ये बताएं, फटाफट से आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। मनु का मतलब क्या होता है? मनु का मतलब क्या होता है भैया? मनु का मतलब क्या होता है? मनु जो है एक संस्कृत का धातु है। क्या है ये एक संस्कृत का धातु है। क्या है? संस्कृत का धातु है क्या? मनु। ठीक है, संस्कृत में जो वर्ण होते हैं, ऐसे मतलब हिंदी में वैसे संस्कृत में धातु होते हैं, तो मनु संस्कृत का एक धातु है। मनु का मतलब होता है चिंतन। मनु का मतलब क्या होता है भैया? चिंतन। ठीक है, और रही बात मनुस्मृति की, जो आप लोग जानते हैं, मनुस्मृति की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मनुस्मृति की अगर मैं बात करूं तो मनुस्मृति का मतलब क्या होता है? स्मृति माने जो है याददाश्त या एक प्रकार से जो याद करने योग्य चीजें होती है। तो मनु के द्वारा जो चिंतन जो उनका है उसी को स्मरण करना, या जो इनका चिंतन यानी चिंतन का स्मरण करना ही मनुस्मृति का अर्थ होता है। तो ये रही मनुस्मृति और मनु के बारे में कुछ बातें। लेकिन अभी मनु के बारे में जो बातें मैंने बताई, ये बातें अभी पूर्ण नहीं हुई हैं, इन पर और चर्चा मैं करूंगा। तो जो है, चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप की जो परीक्षा होती है उसमें कई प्रश्न आपसे पूछ लेंगे। मनु की अगर बात की जाए तो ये मनु सबसे पहले व्यक्ति हैं, ये बात आप कंठस्थ कर लीजिएगा। ये क्या है भैया? सबसे पहले पुरुष हैं, पहले पुरुष हैं इस धरा के। ठीक है, पृथ्वी के पहले पुरुष हैं, पहले राजा बोल लीजिए। पहली महिला की अगर बात की जाए, इन्हीं की एक प्रकार से पत्नी या एक प्रकार से पहली महिला, ठीक है, उनका नाम था शतरूपा। ठीक है, शतरूपा, मनु शतरूपा का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो पहले पुरुष कौन है? मनु है।
और पहली जो स्त्री है वो कौन है, शत्रुपा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मनु शत्रुपा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि भैया ये मनु कौन वाले मनु हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मनु भी कितने मनु हुए हैं भैया, तो कुल मिलाकर के अब तक कितने मनु हुए हैं भैया, कुल मिलाकर के अभी तक अगर मैं बात करूं तो 14 मनु हुए हैं। कितने मनु हुए हैं भैया, 14 मनु जो है अभी तक कुल मिलाकर के हुए हैं, 14 मनु कुल मिलाकर के हैं। कुल मिलाकर कितने मनु हैं, 14 मनु हैं। कुल मिलाकर के कितने मनु हैं, 14 मनु। कुल मिलाकर के कितने मनु भैया, 14 मनु। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 14 मनु कुल मिलाकर के जो हैं। अब अगर बात की जाए जो है, अच्छा मनु, मनवंतर और कल्प का आप लोगों ने नाम सुना होगा। कल्प की अगर बात किया तो ब्रह्मा का एक दिन, ठीक है, सुनिएगा बड़े ध्यान से, ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन की अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मा का एक दिन बराबर क्या होता है, एक कल्प के होता है। ब्रह्मा का एक दिन बराबर कितने कल्प के भैया, एक कल्प के होता है ब्रह्मा का एक दिन। ठीक है, ब्रह्मा का एक दिन जो होता है वो कितने कल्प के बराबर होता है, एक कल्प के बराबर होता है। आप लोगों ने कल्प का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, एक कल्प के बराबर होता है ब्रह्मा का एक दिन। आपको बता दूं, एक अगर आप लोगों ने कभी भागवत कथा सुनी होगी, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, आप लोगों ने नवरात्र वगैरह में शायद सुना हो किसी पंडित जी के मुखार बिंदों से, उसमें एक कथा है राजा रेवत की कथा। अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, राजा रेवत की कथा में अगर आप देखेंगे तो राजा रेवत जो होते, मैं आपको थोड़ा सा कथा बता दूंगा तो चूंकि इस चैप्टर से उसकी भूमिका जुड़ी हुई है। अभी यहाँ पर कल्प में मैं जो समझा रहा हूँ ब्रह्मा का एक दिन, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से पहले ये जानकारी आपके दिमाग में नहीं घुसी होगी या आप नहीं जानते होंगे, उस चीज को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो ब्रह्मा का जो एक ब्रह्मा का जो एक दिन होता है एक कल्प के बराबर होता है। अभी मैं समझाऊंगा कि ये कल्प क्या होता है, कल्प में कितने मनु होते हैं, कि मनु में एक प्रकार से कितने मनवंतर होते हैं, सारी चीजों को आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लें, राजा रेवत नाम के एक राजा थे। वो राजा की एक पुत्री थी, उनका नाम था रेवती। रेवती नाम की जो एक प्रकार से पुत्री थी उनकी, वो इतनी सुंदर थी और लंबी चौड़ी थी, क्योंकि राजा रेवती जो थी, जो रेवती थी वो बड़ी लंबी थी, बहुत लंबी थी, विशालकाय थी। उनके जैसा कोई उनका जो है उनको वर्ण करने वाला कोई हस्बैंड नहीं मिल रहा था उस समय, कि उनके योग्य वर जो है नहीं मिल पा रहा था। राजा रेवत बहुत परेशान थे। राजा रेवत जो है तो लोगों ने सलाह दी, नारद भगवान आए, क्योंकि नारद जो हैं ये हर जगह पहुंच जाते, जहां पर समस्या होती वहां पर पहुंच जाते नारद जी। नारद जी ने कहा कि आपको एक व्यक्ति ही बता सकता है कि भाई इनके लायक वर कहां पर मिलेगा। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि नारद जी ने कि आप ब्रह्मा जी के पास जाएं, ब्रह्मा जी आपको बताएंगे कि आपकी कन्या के लिए कौन सा वर उचित है। तब क्या होता है कि ये राजा रेवत जो हैं अपनी पुत्री रेवती के साथ जाते हैं, कहां पर भैया, ये जाते हैं ब्रह्मलोक में। अब जब ब्रह्मलोक में राजा रेवत पहुंचते हैं तो वहां पर ब्रह्मा जी कुछ जो है अपनी मंत्रणा कर रहे थे, अपना जो उनका गुड़ा भाग है जीवन चक्र का उसको लगा रहे थे। तो थोड़ा कहा कि 2 मिनट का समय दीजिए राजा रेवत से ब्रह्मा जी ने, और उनके दरबार ने कहा कि भाई चलिए बैठिए 2 मिनट, चाय पानी हो तब तक। और उसके बाद में फिर कहा कि ठीक है। तो जब राजा रेवत थोड़ा देर बैठे वहां पर, लगभग मुश्किल से 10-15 मिनट या एक घंटे बैठे होंगे, फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी आए। उसके बाद में फिर कहा कि जो है हमारी कन्या के लिए वर बताइए प्रभु। तो ब्रह्मा जी ने कहा अब आप जहां पर राजा थे अब वो राज समाप्त हो चुका है, अब आप जाएंगे पृथ्वी पर। तो इस समय द्वापर का युग चल रहा है, अब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो चुका है, और ये सतयुग के थे, राजा रेवत आप देखेंगे सतयुग के राजा हैं। अब ये द्वापर युग पहुंच गया, यानी कि 2 युग आपके बीत गए, एक सतयुग बीत गया पूरा और आपका त्रेता बीत गया, भगवान रामचंद्र जी वाला युग बीत गया। अब एक इतने देर में, यानी एक घंटवा में ब्रह्मा जी के यहाँ पर जो 1 घंटा उन्होंने बताया, उतने में 2 युग बीत गए। अब आप सोचो, यानी ब्रह्मा जी का जो समय है वो 1 घंटा लगभग 2-3 युग के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब जाएंगे आप, तो आपका राजपाट खत्म हो चुका है, आपके तमाम सारे जो हैं ये सब खत्म हो चुके हैं। क्योंकि ब्रह्मा जो है वो प्रकाश गति से, तीव्र गति से गति करते हैं, और एक ब्रह्मा नहीं होते, कई ब्रह्मा हैं, सैकड़ों ब्रह्मा हुए हैं, सैकड़ों विष्णु हुए हैं, सैकड़ों महेश हुए हैं। ठीक है, तो ये सब, अब मैं अध्यात्म में जाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन पॉइंट जो मैं कहने का प्रयास कर रहा था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहां पर आपको निकलेगी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, जब कोई वस्तु प्रकाश की गति से, तीव्र गति से अगर गति करने लगे तो समय जो होता है वो एक प्रकार से थोड़ा उसको मैनेज कर पाते समय को। तो ब्रह्मा की अगर बात करें तो ब्रह्मा जो हैं
वहाँ पर जब 1 घंटा उन्होंने बताया तब जब पृथ्वी पर यहाँ पर द्वापर युग आ गया तो कहे कि भगवान श्री कृष्ण के एक बड़े भाई हैं बलराम, वो आपके जो है कन्या के लिए वर हो सकते हैं, उचित वर हैं। तो वो राजा रेवती मतलब राजा रेवती को लेकर के आते हैं और बलराम के साथ उनकी विवाह यानी शादी करवा देते हैं द्वापर युग। यानी कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मांड का समय है उस समय में और पृथ्वी के समय में बहुत अंतर है, ठीक है। और वही चीज यहां पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा। ब्रह्मा का एक दिन बराबर क्या होता है, एक कल्प के होता है, ठीक है। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है, ब्रह्मा के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। और एक कल्प में कितना होता है, एक कल्प कितने बराबर होता है भैया, एक कल्प बराबर होता है कितने, 14 मनु के। कितने मनु के भैया, एक कल्प बराबर 14 मनु के होता है, बात ध्यान रखेंगे। तो एक कल्प में कितने मनु होते हैं, 14 मनु होते हैं। कुल मिलाकर कितने मनु है, 14 मनु है। यानी कि एक कल्प के बराबर ब्रह्मा का जो एक दिन होता है उतने में 14 मनु जो होंगे वो आएंगे। अब जो है कौन सा मनु चल रहा है, अच्छा एक मनु की बात की जाए और एक मनु के काल को, यानी कि एक 14 मनु होते हैं और एक मनु के काल को, यानी कि एक मनु यानी मनु माने राजा, ठीक है। मनु एक उपाधि बोल सकते हैं होती है। तो एक मनु के समय को, एक मनु के समय काल को, एक मनु के समय काल को, ठीक है। एक मनु के समय काल को, बड़े ध्यान से इन सभी पॉइंट को नोट करिएगा। एक मनु के समय काल को एक मनवंतर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एक मनवंतर कहते हैं, एक मनवंतर कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, एक मनवंतर कहते हैं या आधा ना यहाँ पर रहेगा, एक मनवंतर कहते हैं, ठीक है। कहते नहीं, अब मैं आपको बताऊं, आपके घरों में अगर पूजा पाठ होती होगी तो जब पंडित जी आते हैं उसके बाद में आपको पवित्र वगैरह करवाने के बाद में स्वस्ति वाचन होता है। और स्वस्ति वाचन के बाद में आप देखते हैं वो पढ़ते हैं, संकल्प बोलते हैं कि थोड़ा सा दक्षिणा हाथ में लीजिए, हल्दी अक्षत और कुश की पवित्री आपके हाथ में देते हैं, या कुश का जो है आपको आपके हाथ में देते हैं। कहते हैं कि अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हल्दी से लेकर के संकल्प कर लें। तो उसमें क्या बोलते हैं, हरि ओम तत्सत तत्सत विष्णु 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 द्वितीय पराधि श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे। अब ये वैवस्वत मनु क्या है, तो अब जो मनु चल रहा, जो वैवस्वत मन्वंतरे, यानी इस समय मनु कौन है, इस समय की अगर बात की जाए, जो वर्तमान की अगर बात करें हम, देखिए बहुत ही डीपली मैं पढ़ा रहा हूं, आईएएस से ऊपर की चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आज से पहले आप लोगों ने नहीं सुना होगा। वैवस्वत मन्वंतरे, ठीक है, वैवस्वत मन्वंतरे, इस समय क्या है, वैवस्वत मनु, ठीक है। कौन राजा है इस समय, मतलब मनु कौन है इस समय, वैवस्वत मनु है, ठीक है। इस समय कौन किसका, वैवस्वत मनु है। और वैवस्वत मनु की अगर बात की तो चौथे मनु, चूंकि 14 मनु हुए हैं अब से लेकर के, सतयुग से लेकर के अब तक कलयुग तक कितने मनु हुए हैं, अब तक जो है 7 मनु हो चुके हैं, 7वें मनु है ये। चौथे मनु भैया, ये वैवस्वत मनु जो है 7वें मनु है। और वर्तमान में कौन मनु है, वैवस्वत मनु है। और प्रारंभ में जो मनु थे, यानी जिनके बारे में यह स्मृति बताई जाती है, उनकी अगर बात की जाए तो कौन से मनु थे, स्वयंभू मनु थे। कौन से मनु थे, स्वयंभू, ठीक है, स्वयंभू मनु, ठीक है। ये पहले मनु है, ये चौथे मनु भैया, प्रथम मनु है। इससे पहले जो है किसी उसमें उल्लेख मिलता है इतने मनुओं का, बाकी फेमस जो है ये हैं। इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, यानी इनका युग चल रहा है। एक मनवंतर जो होता है, एक मनु का समय काल एक मनवंतर कहलाता है। 14 मनुओं को मिला करके एक कल्प का निर्माण होता है, एक कल्प में 14 मनुओं का शासन होता है, और एक कल्प ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होता है। ये चीजें अगर आपके समझ में आई हुई हो तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। ये चीज, इसके अलावा वर्तमान में कौन मनु है, वैवस्वत मनु है, ठीक है। चूंकि वैवस्वत मनवंतरे बोलते हैं पंडित जी लोग, ठीक है। फलादीपे जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तेशांतर्गते, ठीक है। शुभम पुण्यक्षेत्र अंतर्गत स्थितौ फलाने नाम ग्रामे फलाने नाम जनपदे अंतर्गतो, ऐसे बोलते नहीं है। तो वो चीज जो बोलते हैं वो वैवस्वत मनवंतरे बोलते हैं। वैवस्वत मनवंतर जो है, ये वैवस्वत नाम के मनु इस समय वर्तमान में कार्यरत हैं, ठीक है। तो ये है। और पहले मनु आपके थे स्वयंभू मनु। स्वयंभू का मतलब होता है स्वयंभू, या इनको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं स्वयंभू, ठीक है, स्वयंभू मनु। तो स्वयंभू का मतलब होता है स्वयंभू या स्वयंभू, ठीक है। ये दोनों तरीके से लिखा जाता है। स्वयंभू का मतलब होता है जो अपने माता पिता से ना उत्पन्न हुआ हो, यानी कि जो स्वयं पैदा हो, स्वयंभू यानी स्वयं जिसका जन्म हुआ हो, ठीक है। जिसका जन्म स्वयं हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में अगर आप देखेंगे, जिसका जन्म
बिना माता पिता के हुआ हो या फिर स्वयं हुआ हो, उसी को बोलते हैं, ठीक है, स्वयं हुआ हो उसी को बोलते हैं क्या, जिसका जन्म स्वयं हुआ हो, वो होते हैं आपके कौन, स्वयंभू। तो ये हो गए स्वयंभू मनु। तो मनु के बारे में तमाम प्रकार की जो अभी तक आप चीज़ें नहीं जानते थे, आप लोगों ने जान लिया, और बहुत ही बारीकी के साथ मैंने मनु के बारे में आपको समझाया। तो ये हैं राजा मनु और मन्वंतरी, इन्हीं की रचना मनुस्मृति है, और इन्हीं के एक प्रकार से कुछ विचार हैं जिनके विचारों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनका पहला विचार आपका कौन सा है, इनका पहला विचार है भैया सृष्टि का प्रारंभ और मानव जीवन। पहला विचार आप लिखेंगे यहीं पर, पहला विचार कौन सा है, देखिए पहला विचार सृष्टि का प्रारंभ, सृष्टि का प्रारंभ और क्या है, सृष्टि का प्रारंभ और मानव जीवन, ठीक है, सृष्टि का प्रारंभ और मानव जीवन लिखिएगा, ये पहला मानव जीवन, इस पर इन्होंने विचार दिया है। क्या कहा इसके बारे में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो ये सृष्टि होती है या जो मानव जीवन है, ये ब्रह्मांड उत्पत्ति के साथ ही उत्पन्न हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने कहा मनु ने कि जो ब्रह्मांड है ये ईश्वर की लीला है, और जो परमात्मा होता है उसी ने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करी है। मानव जीवन के बारे में उन्होंने कहा सबसे पहली बात, सृष्टि का प्रारंभ कौन करता है, ब्रह्मा करते हैं, ब्रह्मा के द्वारा, या एक प्रकार से बोले तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देव हुए हैं और एक आदिशक्ति हैं। आदिशक्ति से पहले विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुई, विष्णु भगवान के नाभि से कमल पुष्प निकला और कमल पुष्प से एक प्रकार से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हो गए उसके बाद में ब्रह्मा के मुखार बिंदु से मस्तक से तेज निकला और विष्णु भगवान के एक प्रकार से मस्तक से तेज निकला, और ये दोनों तेज एक में मिला। उसके बाद में आदिशक्ति जो परम सत्ता है उससे एक तेज निकला, और ये पुरुष की सत्ता और आदिशक्ति की सत्ता दोनों आपस में जब मिल जाती हैं तो एक अर्धनारीश्वर स्वरूप का प्राकाट्य होता है, और उसका नाम है भगवान शंकर। तो इस तरीके से सृष्टि की उत्पत्ति 3 से हुई। फिर ब्रह्मा ने अपने एक प्रकार से जो मानस पुत्र हैं उन मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। बहुत सारे लोग ब्रह्मा के मुख से निकले, बहुत सारे लोग भुजाओं से निकले, कुछ नाक से, कुछ कान से, कुछ आंख से, ऐसे ब्रह्मा के तमाम सारे 10-12 मानस पुत्र हुए लगभग, मुझे उतना एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन ऐसे सृष्टि की उत्पत्ति धीरे धीरे प्रारंभ हो गई। वैसे पूछा नहीं जाएगा उतना डिटेल में ये, लेकिन सृष्टि का जो प्रारंभ हुआ ऐसे हुआ, ये मनु बताते हैं। मानव जीवन की बात को लेकर के वो कहते हैं कि मानव जीवन जो है ये ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा एक विराट पुरुष है, या ब्रह्मा या इन्हीं को विराट पुरुष कहा गया कहीं कहीं पर, ठीक है। वेदों में आप देखेंगे विराट पुरुष कहा गया है। पुरुष सूक्त में आप देखेंगे, पुरुष सूक्त जो ऋग्वेद का है उसमें भी आप देखेंगे उल्लेख मिलता है, ठीक है। ब्राह्मणो अस्य मुखामासीद बाहुराजान्यः कृतः उरुतदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। इस श्लोक जो कि वैदिक श्लोक है, ऋग्वेद का श्लोक है, पुरुष सूक्त का श्लोक है, इस श्लोक पर एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति या मनु जो है इस पर फोकस करते हैं और वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। तो मनु की वर्ण व्यवस्था में भी आप देखेंगे, ठीक है, जो मनु की वर्ण व्यवस्था है उसमें भी आप देखिएगा, ठीक है। जो मनु की वर्ण व्यवस्था है भैया, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे ये 4 वर्णों के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने सत, रज और तम 3 प्रकार के गुणों की बात करी। तो मानव जीवन में उन्होंने बताया कि ब्राह्मणों व मुखामासीद, यानी ब्राह्मणों के मतलब ब्रह्मा के मुखमंडल से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, उनके भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई रक्षा के लिए, ठीक है। इसके अलावा उदर से उनके यानी कि जो पेट पूजा होती है यानी कि व्यापार जो संभालते हैं वैश्य की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों से मुखामासीद बाहुराजन्याकृता उर्तदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो हो जाता, पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई, और जंघा से शूद्रों की उत्पत्ति कहीं कहीं पर पेट से मिलता है, ठीक है, कहीं कहीं पर जंघा से मिलता है, ठीक है, और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति मानी जाती। तो इस तरीके से ये एक प्रकार से समाज मानव जीवन यहीं से शुरू हुआ और इस तरीके से मनुष्य आगे बढ़ा, ठीक है, ये उन्होंने बताया। लेकिन दूसरा जो सिद्धांत है मनु का वो कौन सा है, आप लोग लिखेंगे। दूसरा सिद्धांत है भैया, दूसरा सिद्धांत है वर्ण व्यवस्था को लेकर के मनु के विचार। वर्ण व्यवस्था को लेकर के मनु ने क्या कहा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा था, वर्ण व्यवस्था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, वर्ण व्यवस्था को लेकर के मनु ने कहा कि 3 प्रकार के गुण होते हैं, उन्हीं तीनों गुणों पर एक प्रकार से डिपेंड करता है कि वर्ण व्यवस्था क्या थी। देखिए 3 गुण कौन कौन से होते हैं। मनु ने कहा कि 3 गुण होते हैं,
तीन गुण कौन कौन से होते हैं? पहला गुण होता है सत या सत्व, ठीक है, सत या इसी को बोलते हैं सत्व, ठीक है, सत। और दूसरा होता है आपका, ये पहला गुण है, दूसरा गुण होता है रज, ठीक है, और तीसरा गुण होता है तम, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो ये तीन गुण होते हैं और इन्हीं गुणों को फॉलो करने वाले वर्ण होते हैं। जो सत गुण को फॉलो करता है उसकी अगर बात किए तो ब्राह्मण होता है, ठीक है। ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? सत गुण को फॉलो करते हैं, जिसमें रजोगुण होता है, रज या रजोगुण, इसको रजोगुण भी कहते हैं, ठीक है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसको तमो बोलते हैं, तमोगुण, ठीक है, इसको बोलते हैं सतोगुण। तो ये ध्यान, सतो, रजो और तमो ऐसे भी बोलते हैं, सत, रज और तम भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण की बात करें तो ये सतोगुण से संपन्न होता है, ब्राह्मण के अंदर सतोगुण होता है, यानी जो व्यक्ति सतोगुण से संपन्न है वो ब्राह्मण कहलाया। जो व्यक्ति रजोगुण से संपन्न है वो क्या कहलाया? क्षत्रिय कहलाया। वो क्या कहलाया भैया? वो क्षत्रिय कहलाया। लेकिन जो एक प्रकार से तमोगुण से संपन्न है वो क्या कहलाया? वो वैश्य कहलाया मेरे भाई। कौन कहलाया? वैश्य कहलाया। और इसके बाद में इन तीनों की सेवा करने के लिए, इन तीनों की सेवा के लिए एक वर्ण होते थे, उस वर्ण का नाम था क्या? शूद्र वर्ण, ठीक है। क्या वर्ण भैया? शूद्र वर्ण। ये मनु ने बताया। इस तरीके से ये वर्ण व्यवस्था थी। मानव जीवन और सृष्टि का प्रारंभ जो हुआ इसको मैंने बताया, जो मनु ने समझाया, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, उसके बाद में हम और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो तीसरा सिद्धांत इनका है, जो तीसरा विचार दिया इन्होंने राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। मनु ने किसका उत्पत्ति सिद्धांत दिया भैया? राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, ठीक है। किसका सिद्धांत? राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत जो दिया मनु ने, इसकी अगर बात किया तो उनका सिद्धांत जो है वैसे तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को फॉलो करता है। किसका उत्पत्ति का सिद्धांत भैया? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है। पहला सिद्धांत उनका क्या है? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है। दैवीय उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जो मनुष्य था उसकी रक्षा के लिए या मनुष्य के जीवन को सुधारने के लिए जो प्रभु होते हैं, ब्रह्मा हैं, उन्होंने मनु को राजा बना करके भेजा या किसी अन्य को राजा बना करके भेजा। यानी कि राजा का जो निर्माण होता है वो प्रभु ने किया है, या दैवीय उत्पत्ति, यानी कि जो राजा होता है वो प्रभु का एक मैसेंजर होता है, प्रभु का एक संदेश वाहक होता है, या प्रभु का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है यहाँ पर पृथ्वी पर। और दैवीय उत्पत्ति यानी देवी या भगवान के द्वारा, प्रभु के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है, राजा को बनाया गया, ठीक है। ये पहला सिद्धांत। लेकिन दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के साथ ही साथ जो मनु का सिद्धांत है ये समझौते के, यानी सामाजिक जो समझौता का सिद्धांत है, सामाजिक समझौता का सिद्धांत, जो बाद में आकर के रूसो, जॉन लॉक, हॉब्स, इन सभी लोगों ने दिया। इससे पहले जो है मनु ने इस बात को कहा, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ठीक है। सामाजिक समझौता का सिद्धांत जो है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि अराजकता जो है, जो प्राकृतिक यानी राज नहीं था, जब राज नहीं था उससे पहले समाज में क्या था? अराजकता व्याप्त थी। लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे, मनुष्य मनुष्य को खा रहा था, लड़ रहे थे आपस में, ठीक है, यानी कि स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में क्या हुआ? सभी लोग इकट्ठा हुए और सभी लोगों ने मिल करके सोचा कि ऐसे में, मतलब उस समय क्या होता, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ज़्यादा पावरफुल होता था वो, मतलब कि जो गरीब या एक प्रकार से गरीब तो पहले हुआ नहीं करते थे, गरीब अब तो है, जब चूंकि अर्थतंत्र आ गया तब से। पहले क्या होता था कि भाई जो जितना पावरफुल होता, जिसके जान, मतलब जिसके शरीर में जितना पावर या शक्ति है उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें करते थे। आप हिंदी साहित्य में आप देखते हैं वीर गाथा काल में क्या है कि जाकर बिटिया सुंदर देखें, जबरन ब्याह ले करवाए। ये कौन सी बात हुई भाई? अगर आपके पास शक्ति है जबरदस्ती आप शादी करवा लेते हैं। तो पहले ये होता था, लेकिन अब क्या है? अब नहीं होता है। तो पहले ऐसे था, जब राज नहीं था, कोई पुलिस हो इसका डर होता नहीं था, तो लोग एक प्रकार जिसकी लाठी उसकी भेंट, माइट इज राइट, इस तरीके की व्यवस्था थी। तो उस समय एक प्रकार से लोगों ने समझौता किया और समझौते के तहत क्या हुआ? जब समझौता हुआ फिर नियम कायदे बने, एक व्यक्ति को उन्हीं में से राजा बनाया गया जो कि ज़्यादा होशियार होता था। इस तरीके से राजा के कई सारे गुण उन्होंने बताए। राजा के जो गुण बताए हैं उनकी बात अगर करें तो राजा का जो गुण है उसको लेकर के जो मनु है वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि ज्ञानी होना चाहिए राजा को और शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, यानी कि राजा को पढ़ा लिखा होना चाहिए, सबसे पहली बात ज्ञानी होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो है वेदों के जो ज्ञाता ब्राह्मण हैं या जो विद्वान हैं
उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए राजा को, यानी कि जो विद्वान है या जो विद्वता है उसका संरक्षण राजा को करना चाहिए, ठीक है। संस्कृति का रक्षक होना चाहिए राजा को, प्रजापालक होना चाहिए राजा को। इसके अलावा राजा की और क्वालिटी बताइए कि राजा को विनयशील होना चाहिए, क्योंकि जो राजा विनयशील नहीं होता उसका अंत शीघ्र ही हो जाता है, ये बात भी उन्होंने कही। इसके अलावा और भी कहा तमाम प्रकार की बातें कि राजा को वेदों का ज्ञाता भी होना चाहिए, ताकि वो राजा जब विद्वान होगा, राजा पढ़ा लिखा, बाद में चल करके जो मनु के विचार हैं इन्हीं विचारों पर कहीं ना कहीं पे आगे बढ़ता है। प्लेटो का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो प्लेटो पाश्चात्य विचारक है, तो वो भी राज्य का एक प्रकार से राजा का दार्शनिक सिद्धांत देता है। तो राजा का जो दार्शनिक सिद्धांत है, दार्शनिक का मतलब क्या होता है, राजा किसी मुद्दे को देखे तो एक दार्शनिक दृष्टिकोण से देखे, एक फिलोसॉफी या फिलोसॉफर की दृष्टि से देखे, मतलब कि किसी चीज को देखे तो एक सामान्य जनता अगर उस चीज को देखती है और देखने के बाद में किसी वस्तु को एक सामान्य जनता के मन में जो विचार उत्पन्न होता है वही विचार अगर एक राजा के मन में उत्पन्न होगा उसी मुद्दे को देख करके, उसी वस्तु को देख करके, तो फिर राजा और सामान्य जनता में क्या अंतर रह जाएगा, बताया? कोई नहीं रह जाएगा। इसीलिए राजा को चाहिए कि उसके पास एक फिलोसॉफर दिमाग होना चाहिए, यानी कि राजा जब किसी वस्तु को देखे, किसी मुद्दे को गौर से देखे या किसी मामले को पर एक प्रकार से सुनवाई कर रहा हो राजा, इस दौरान राजा के पास जो माइंड, जो क्षमता है, जो उसकी जो है दिमाग की मेमोरी है, वो आम जनता से ऊंची होनी चाहिए, तभी वो राजा बनेगा ना। तो यानी ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये इन्होंने बताया, किसने? मनु ने। इसके अलावा मनु ने कहा कि राजा की जो स्थिति होती है सर्वोच्च होती है, यानी कि मनु के यहाँ पर राजा जो है वो भगवान का एक प्रकार से भेजा हुआ दूत माना जा सकता है, या भगवान के रूप में पृथ्वी पर रह रहा एक देवता की भांति होता राजा, यानी राजा के जो आदेश हैं उसका पालन करना अनिवार्य होता है। यानी एक शब्दों में अगर कहूं तो राजा एक प्रकार से, जो मनु का राजा है वो थोड़ा बहुत निरंकुश है, यानी है स्वतंत्र, न सिर पे कोई, भाव ही मन ही करे जो सोई, इस तरीके का राजा। तो वो राजा एक प्रकार से मनु कहते हैं, उसकी विशेषता ये है। तो इस तरीके से राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति और सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है, इन दोनों का मिला जुला रूप, इन दोनों का मिला जुला रूप की बात ये करते हैं, ठीक है, मिला जुला रूप, ठीक है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के दैवीय उत्पत्ति और सामाजिक समझौते का सिद्धांत। वैसे तो दिया दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत इन्होंने, लेकिन सामाजिक समझौते की झलक और दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की झलक, दोनों झलक आपको मनु में मिल जाएगी, मनु के सिद्धांत में मिल जाएगी। तो ये रहा राज्य की उत्पत्ति को लेकर के मनु के सिद्धांत। मनु ने और भी आगे कहा कि राजा को काम वासना से उत्पन्न 10 दुष्ट प्रवृत्तियों से बचना चाहिए, क्योंकि काम वासना से उत्पन्न तमाम प्रकार की जो है एक प्रकार से जो विकार होते हैं, काम वासना सबसे बड़ी एक प्रकार से विकार होता है, या माया या मोह जो होता है, मोह सकल व्याधिन के मूला तुलसीदास भी कहते हैं। तो मोह या माया या काम वासना जो होती है एक राजा को भ्रष्टाचारी बना सकती है, और ऐसे तमाम प्रकार के 10 अवगुण आ जाते हैं। अगर एक अवगुण आता है राजा के अंदर, यानी किसी व्यक्ति के अंदर अगर काम प्रवृत्ति ज़्यादा है, ठीक है, तो उस व्यक्ति में 10 अवगुण और आ जाते हैं उसी के साथ। यानी कहते हैं कि जो है गेहूं के साथे घुनो पीसगा, या कहीं की जो है अपना तो अबे करो 4 हाथ पगाओ साथे बांध लाओ, यह क्या मतलब यह हुआ है कि राजा के अंदर अगर काम वासनक प्रवृत्ति है या राजा कामुक है, ठीक है, जैसे मुगल सम्राट जो बहुत सारे आए वो सब कामुक हुआ करते थे, ठीक है, पता नहीं कितनी शादियां करी, तो अवगुण उसके साथ आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में राजा को काम वासना से रहित होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को राजा बनाएं जो कि काम वासना पर विजय प्राप्त कर चुका हो, ऐसे व्यक्ति को राजा बनना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे बिहारी भी अपने राजा को कहते हैं, बिहारी क्या कहते हैं कि अली कली ही बंधे आगे कौन हवाल, वो कहते हैं कि जो है मतलब कि अभी तो एक प्रकार से ये जो शादी होती है तो उसके बाद में फिर बताते हैं बिहारी लाल, मैंने पढ़ाया होगा हिंदी में। तो इस तरीके से ये मिला जुला रूप, ऐसे ही राजा को लेकर के कई सारी बात कहते हैं वो। राज की उत्पत्ति का सिद्धांत जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है और जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, इसका मिला जुला रूप देते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस तरीके से ये उन्होंने बताया, राजा से संबंधी विचार दिए कि राजा को युद्ध से भयभीत नहीं होना चाहिए, उसे समर्थ होना चाहिए तथा प्रमाण को प्राप्त करने की इच्छा वाला होना चाहिए। जो मतलब जो प्राप्त है उसकी रक्षा करनी चाहिए, और जो प्राप्त है उसमें वृद्धि करना चाहिए लगातार, ये राजा का एक प्रकार से उद्देश्य होना चाहिए। तो इस तरीके से राजा को लेकर के ये तमाम प्रकार के विचार जो है वो देते हैं कौन? मनु, ठीक है। इसके अलावा
मनु की बात किया है। मनु कहते हैं कि राजा को एक प्रकार से दिन रात अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक जितेंद्रिय राजा ही अपने प्रयोजन से आज्ञा पालन करने में समर्थ हो पाता है। यानी कि राजा को जितेंद्रिय होना चाहिए। जितेंद्रिय का मतलब क्या होता है? जितेंद्रिय यानी कि 5 इंद्रियां होती हैं। पांचों इंद्रियों पर जब तक राजा का कंट्रोल नहीं होगा या किसी व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होगा, तब तक वो राजा बनने के योग्य नहीं होता है। अर्थात राजा बनने के लिए आपको जितेंद्रिय होना पड़ेगा। जितेंद्रिय का सीधा सा मतलब होता है 5 इंद्रियां होती हैं। जैसे आंख, बुरा नहीं देखेंगे, कान, बुरा नहीं सुनेंगे, गांधी जी कहते हैं, और वही चीज मनु भी कहते हैं। तो राजा को आंख, नाक, ठीक है, मुंह, गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है, ऐसे त्वचा, गलत चीजों को नहीं स्पर्श करेंगे। तो जब आप इन चारों पर, यानी जब हाथ आपके अपने कंट्रोल में हो, आंख आपके कंट्रोल में हो, मुंह आपके कंट्रोल में हो, नाक आपके कंट्रोल में हो, कान आपके कंट्रोल में हो, आप समझ लीजिए आप जितेंद्रिय हैं। आप एक प्रकार से, इसके अलावा और भी चीजों को मैं आपको बताऊं कि राजा को जितेंद्रिय के साथ साथ जो काम वासना उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। तो इस तरीके से राजा की ये क्वालिटी होती है। ये बात इन्होंने बताई, किसने? मनु ने। इस प्रकार एक राजा के व्यक्तित्व में एक ब्राह्मण और शास्त्रीय गुणों का समीक्षक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ऐसा गुण होगा तभी राजा को एक जनता जो होगी वो देवता की भांति पूजेगी। और राजा जो होता है एक देवता की भांति या एक पृथ्वी का देवता होता है, इसीलिए राजा को महीपति भी कहा जाता है, ठीक है, या महीप कहा जाता है। मही माने होता है पृथ्वी और पति माने होता है उसका परमेश्वर, यानी कि पृथ्वी पर शासन करने वाला देवता एक टाइप का, वो होता है राजा। तो मनु उस प्रकार के राजा की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया राजा को लेकर के इनके विचार या राज की उत्पत्ति को लेकर के, ठीक है, मनु के सिद्धांत। तो तीसरा सिद्धांत तो ये हो गया। और चौथा सिद्धांत जो मैंने आपको बता दिया राजा को लेकर के, ठीक है। चौथा सिद्धांत क्या है? राजा को लेकर के विचार, राजा के संदर्भ में विचार मनु की, ठीक है। तो इन्होंने जो विचार दिए मैंने आपको बता दिया। राजा को जितेंद्रिय होना चाहिए, काम वासना पर विजय प्राप्त करना चाहिए। इसके अलावा राजा एक प्रकार से पढ़ा लिखा होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, विद्वानों का संरक्षक होना चाहिए। ऐसे तमाम क्वालिटी आप इनका लिख सकते हो। तो ये चौथी विशेषता इनकी हो गई। पांचवी विशेषता की अगर मैं बात करूं तो राजा को लेकर के उसको लेकर के कई कर्तव्य बताए हैं कि राज्य के कर्मचारियों को वेतन देना, शास्त्र द्वारा निश्चित कार्य को ना करना, ऐसे मतलब कि विषय पर बहुमत होने पर राजा के अनुसार कार्य करना, अभियोग का निर्णय करना, ऐसे जो है कर्तव्य उन्होंने बताए हैं। राजा की दिनचर्या भी बताई, हालांकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछेगा नहीं। एक चीज़ और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखें, उसको समझ लीजिए। मनु के परराष्ट्र संबंधों के विषय में विचार है, दूसरे राज्य को लेकर के जो मनु के विचार हैं वो क्या है, यानी पांचवा सिद्धांत जो इनका है वो ये है, मनु के क्या है भैया? मनु के परराष्ट्र संबंधी विचार। क्या भैया? परराष्ट्र संबंधों पर विचार, ठीक है। पर राष्ट्र यानी दूसरे राष्ट्र को लेकर के, दूसरे राष्ट्र से क्या संबंध हो, इस पर मनु ने क्या विचार दिए हैं, उन विचारों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। के विषय में विचार, ठीक है, के विषय में विचार। तो उस विचार पर हम नजर डालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब क्या विचार दिए हैं? संबंधों पर विचार करते हुए मनु 2 सिद्धांतों पर जोर देते हैं। एक तो है मंडल सिद्धांत और दूसरा आपका है जो है 60 गुण नीति, ठीक है, यानी 6 गुण नीति। पहला सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत इन्होंने दिया वो है भैया मंडल सिद्धांत। क्या है? राजा को लेकर के मंडल सिद्धांत उन्होंने दिया, मंडल सिद्धांत, ठीक है, मंडल सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत जो दिया वो कौन सा सिद्धांत? 2 विषय पर विचार किए, और 2 विचार कौन कौन से हैं? एक मंडल सिद्धांत और दूसरा 60 गुण नीति। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, 60 गुण नीति, ठीक है। ये 6 नीतियां कौन सी हैं इनके बारे में चर्चा करूंगा। मंडल सिद्धांत क्या है इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। अब देखिए, मंडल सिद्धांत की बात की है तो मनु के अनुसार राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए तथा क्षेत्र विक्षेत्र के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए एक राजा को, ठीक है। इसके अलावा इस दृष्टि से राजा को मंडल सिद्धांत के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ संबंध बनाना चाहिए। अब मंडल सिद्धांत में कौन कौन से प्रकार के राज्य होते हैं और किस तरीके से उनसे संबंध बनाना चाहिए इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात, जो पहले राज्य होते हैं मंडल सिद्धांत की बात करूं, पहला राज्य होता है बिजिगीसु राज्य। बिजिगीसु राज्य की अगर मैं बात करूं, मंडल सिद्धांत के अंतर्गत है बिजिगीसु राज्य। बिजिगीसु राज्य जो होता है इसका तात्पर्य होता है विजय प्राप्ति की इच्छा रखने वाला राज्य। यह राज्य बुद्धि, उत्साह, गुण और स्वभाव से जो है दृढ़ होता है। राज्य अपनी सेना के आधार पर राज्य को जीतने की इच्छा रखना है। यानी बिजिगीसु राज्य का तात्पर्य मतलब क्या होता है? विजय प्राप्ति की इच्छा। यानी सबसे पहली बात
विजय प्राप्ति की इच्छा जो रखने वाले राज्य हैं उनके लिए है, मतलब ये पहला सिद्धांत। ठीक है। दूसरा सिद्धांत की अगर बात करें तो अरि राज्य होता है, यानी दुश्मन राज्य, यानी कुछ राज्य ऐसे होंगे जो कि विजय प्राप्ति की इच्छा रखेंगे तो उनसे आपकी मित्रता होनी चाहिए। ऐसे राज्य जो कि चढ़ाई करने वाले हों, या ऐसे राज्य जो कि विस्थापन की नीतियों को फॉलो करते हैं या दूसरे देश पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि विजय की कामना या विस्तार वाली नीति को फॉलो करने वाले होते हैं, जैसे चाइना आजकल है, तो उनसे मित्रता बनाकर रखेंगे तो आपकी सीमा को नहीं खा पाएगा। दूसरे राज्य होते हैं अरि राज्य। अरि माने आप सभी लोग जानते हैं अरि राज्य। अरि राज्य की अगर मैं बात करूं तो अरि राज्य जो होता है शत्रु राज्य होता है, यानी कि जिस राज्य में आप है राजा का जो शत्रु राज्य होता है उसको बोलते हैं अरि राज्य। तो शत्रु राज्य 3 प्रकार के होते हैं, एक सहज शत्रु होते हैं, एक कृत्रिम शत्रु, और एक राज्य की भूमि का पार्क या बढ़ती शत्रु। तो अरि राज्य जो होते हैं ये 3-4 प्रकार के राज्य। मंडल सिद्धांत जो है ये बताता है कि भाई कितने, एक मंडल बना लेना चाहिए कि भाई जो दुश्मन राज्य हैं उनको अलग कर दें, ठीक है, जो मित्र राष्ट्र हैं उनको पहचानें, जो बिजिगीसु राज्य है मतलब दूसरे पर कब्जा करने वाले राज्य हैं उनसे मित्रता कर ले। ऐसे तमाम प्रकार की नीतियां बताई जाती हैं इसमें। अरि राज्य दूसरा। तीसरा राज्य होता है आपका, वो होता है मध्यम राज्य। मध्यम राज्य की अगर बात करें, मध्यम राज्य क्या होता है भैया, मध्यम राज्य की बात करें तो मध्यम राज्य होता है बिजिगीसु राज्य और अरि राज्य की सहायता और विरोध करने की शक्ति रखता है, आवश्यकता पड़ने पर जो मध्यस्थता भी कर सकता है। मतलब कि जो मध्यम राज्य ये होता है, एक मंडल में ये तमाम प्रकार के राज्य होते हैं। एक राज्य है, मान लेते कोई ए राम का राज्य है, तो उसके आसपास ऐसे कई राज्य होंगे। एक राज्य होगा जो कि सभी को जीतने की इच्छा रखेगा, एक राज्य होगा जो आपसे दुश्मनी रखेगा, एक राज्य होगा जो कि क्या करेगा, मान लेते हैं जिस अरि राज्य जो है और बिजिगीसु राज्य जो है, इन दोनों के बीच में या आप या जो राजा हैं ये राजा, ठीक है, जिनके बारे में बता रहा हूँ, इनसे क्या करे, दुश्मनी रख ले। अरि राज्य और या बिजिगीसु राज्य दोनों में मारपीट हो जाए, दोनों में युद्ध हो जाए। ऐसी स्थिति में एक मध्यम राज्य होता है जो कि इन दोनों राज्यों में समझौता करवाता है, ट्रीटी करवाता है, संधि करवाता है, ठीक है। या बिजिगीसु राज्य और अरि राज्य के बीच में एक दूसरे, यानी मान लेते हैं कि बिजिगीसु राज्य ज़्यादा पावरफुल है, अरि राज्य हल्का है, तो अरि राज्य की या तो मदद कर देगा मध्यम राज्य या फिर मदद कर देगा बिजिगीसु राज्य की, यानी दोनों में से किसी की एक की मदद कर सकता है या दोनों की एक में से किसी का विरोध भी कर सकता है और दोनों के बीच मध्यस्थता भी स्थापित कर सकता है। तो ये होता है मध्यम राज्य। और जो चौथा राज्य होता है वो होता है उदासीन राज्य, ठीक है। कौन राज्य होता है भैया, उदासीन राज्य, लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। उदासीन राज्य ये मंडल सिद्धांत है इनका, उदासीन राज्य। उदासीन राज्य, उदासीन मतलब समझ ही रहे होंगे, ठीक है, यानी कि उदासीन राज्य जो बिजिगीसु राज्य और अरि राज्यों से संघर्ष प्रारंभ होने पर उदासीन रहे। मतलब अगर बिजिगीसु राज्य और अरि राज्य दुश्मन राज्य दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उदासीन राज्य कुछ ना बोले, मतलब कि उससे मतलब ही नहीं है, चाहे लड़ो कटो मरो कोई उससे मतलब नहीं है, ऐसे राज्य को बोलते हैं उदासीन राज्य। तो ये 5 प्रकार के राज्य जो मंडल सिद्धांत में होते हैं, यानी एक मंडल में 5 प्रकार के राज्य होते हैं। जब बिजिगीसु राज्य और अरि राज्य आपस में लड़ रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में जो राज्य मध्यस्थता स्थापित करे या एक दूसरे की सहायता कर दे, किसी की सहायता कर दे दोनों में से, वो होता है मध्यम राज्य। लेकिन जो किसी की सहायता ना करे या उस घटना से उसको कोई मतलब ना हो, वो होता है उदासीन राज्य। और इसके अलावा अगला जो राज्य होता है एक मंडल में, वो होता है भैया कौन सा राज्य, मित्र राज्य, ठीक है। मित्र माने आप सभी लोग जानते होंगे, मित्र राज्य जो होता है ये 5वां राज्य। तो ये मंडल सिद्धांत में 5 राज्य होते हैं, ठीक है। कौन कौन से राज्य, बिजिगीसु राज्य, अरि राज्य, मध्यम राज्य, उदासीन राज्य और मित्र राज्य। मित्र राज्य वह होता है जिसके बिजिगीसु राज्य के साथ जो मित्रतापूर्ण व्यवहार रखता है बिजिगीसु राज्य, ठीक है, यानी ऐसा राज्य। अच्छा, राज्य को हमेशा एक प्रकार से अपनी सीमा का विस्तार करना चाहिए, ठीक है। कहा गया कि जो असंतुष्ट द्विज होते हैं उनका नाश हो जाता है, मतलब कि जो असंतुष्ट ब्राह्मण होते हैं उनका नाश हो जाता है। यानी ब्राह्मण हमेशा संतुष्ट अच्छे लगते हैं और राजा हमेशा असंतुष्ट अच्छा लगता है। यानी राजा कभी ये सोच लेगा कि हमारी सीमा बस इतनी तक सीमित रहूंगा तो कभी आगे अपनी कीर्ति या अपना इतिहास नहीं बना पाएगा। इसीलिए एक राजा को क्या चाहिए, एक राजा को चाहिए कि वो अपनी सीमा में विस्तार रखे, यानी बिजिगीसु राज्य होना चाहिए उसको। और एक दुश्मन राज्य होगा बिजिगीसु का। तो देखिए 5 प्रकार के राज्य होते हैं, बिजिगीसु, अरि, मध्यम राज्य, उदासीन राज्य और मित्र राज्य। तो बिजिगीसु राज्य जो होता है उसका एक दुश्मन राज्य हो गया, ठीक है।
यानी मान लीजिए बिजिगीसु राज्य और अरिराज लड़ेंगे, मध्यस्थता स्थापित करेगा मध्यम राज्य, एक दूसरे की मदद भी कर सकता है। उदासीन राज्य कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी आप करो कोई मतलब नहीं। मित्र राज्य क्या होगा, बिजिगीसु राज्य का मित्र होगा। जब अरिराज दुश्मन राज्य होगा बिजिगीसु राज्य पर अटैक करेगा तो ये मित्र राष्ट्र जो होगा ये बिजिगीसु राज्य की क्या करेगा, सहायता करेगा। तो इस तरीके से मंडल सिद्धांत पर काम करना चाहिए राज्य को, ठीक है, तब वो एक प्रकार से आगे बढ़ेगा और अच्छे तरीके से काम हो पाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया आपका मित्र राष्ट्र राज्य, ठीक है। तो ये हो गया आपका मनु के परराष्ट्र को लेकर के विचार। अब परराष्ट्र को लेकर के विचार इन्होंने बताए, इसमें पहला सिद्धांत मंडल सिद्धांत था, उसके बारे में मैंने बता दिया। अब 60 गुण नीति की अगर बात की तो 6 नीतियों पर उन्होंने एक प्रकार से पालन किया है। 60 गुण नीति से तात्पर्य होता है कि राज्य को अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करते समय जो है किस तरीके से काम करना चाहिए, साम दाम दंड भेद या और कौन से उपाय काम में लाना चाहिए, ये 60 गुण नीति। तो 6 नीतियां हैं, वो 6 नीतियां कौन कौन सी हैं उसी के बारे में यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसी के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। 60 गुण नीति जो है वो क्या होती है इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो जो 60 गुण नीति है उसमें कई नीतियां हैं, जैसे कि 6 नीतियां हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहली जो नीति है वो कौन सी है, वो है आपकी भैया संधि कर लेना चाहिए। जब देखें आप कि राजा जो है आपका जो है दूसरा राज्य आपसे थोड़ा सा मतलब पावरफुल है, ऐसी स्थिति में आपको उस राज्य से संधि कर लेनी चाहिए। संधि कैसे करते हैं, चाहे आप अपनी लड़की की शादी कर दें, चाहे आप उनकी लड़की से अपना विवाह कर ले, शादी कर ले, ऐसी स्थिति में आपका क्या रहेगा, संधि हो जाएगी। दूसरा जो सिद्धांत होता है वो होता है भैया संधि, और दूसरा होता है विग्रह। विग्रह माने अंदर ही कला फैलवा दें उसमें या गृह युद्ध की स्थिति बनवा दें, ठीक है। इसके अलावा अगला होता है आपका दान, ठीक है, कुछ दे करके या कन्या दान कर दें या अन्य हाथी घोड़ा दान करते रहें या टैक्स वगैरह देते रहें, ये सब होता है। इसके अलावा जो चौथा होता है वो होता है आपका आसन, यानी कि उसको उसका सम्मान करें, उसको हमेशा से उसको मतलब अपने यहाँ पर अतिथि के रूप में स्वीकार करें, उसके एक आध दो मंत्रियों से बातचीत करते रहे, ऐसे करके उनसे संबंध बनाना चाहिए। इसके अलावा जो अगला होता है आपका पांचवा है वो होता है देधी, ठीक है। देद भी इसी तरीके का होता है, एक विधि होती है देद भाव जो होता है ये रखना चाहिए हमेशा, मतलब हमेशा से आप जो है उसके प्रति नतमस्तक या नतमस्तक नहीं, मतलब हमेशा से चौकन्ने रहें, गुप्तचर व्यवस्था रखें, या एक प्रकार से ऐसे बोले कि आप उसके जो है उसके जो रणनीतियां हैं उस राजा के बारे में उसकी रणनीतियों को जान लें, अपनी रणनीतियों को उससे ना बताएं या अपनी रणनीतियों को छुपा करके रखें, अपनी सारी बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए, ऐसे इसमें भी होता है। इसके अलावा जो अगला होता है आपका वो होता है भैया कौन सा, संशय, ठीक है। संशय, हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, हमेशा जो है एक प्रकार से अपने राज्य को बचाने के लिए चौकन्ना रहना चाहिए, और हमेशा किसी पर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी पड़ोसी राज्य पर। तो इसलिए पड़ोसी राज्य के संबंध में ये 6 नीतियां अपनानी चाहिए, संधि, विग्रह, दान, आसन, देदी भाव और संशय। जब आप ये अपना लेंगे तब आपका शत्रु आपको कभी पराजित नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप जो है खास करके अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बढ़ावा दें और शांति अधिक से अधिक संधि करने का प्रयास करें। इससे क्या होता है कि जान माल का खतरा कम रहता है और सारी चीज़ें आपकी संपन्न हो जाती हैं। इस तरीके से आप लोगों ने जो है मनु के परराष्ट्र संबंधों के विषय में विचार को देख लिया। इसके बाद में जो है आपका लगभग चैप्टर समाप्त हो जाता है, थोड़ा सा और एक आध दो सिद्धांत इनके बचते हैं बस, बाकी आपका संपन्न होगा, कुछ आपका बचा नहीं। देखें, मनु के कानून और न्याय संबंधी कुछ विचार हैं। विधि निर्माण का कार्य मनु परिषद कानून बनाना होता है, पुराने कानूनों की व्याख्या करना, संशोधन करना, उसमें बस यही सब है, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है। तो इस तरीके से मनु को लेकर मनु ने विचार दिए हैं। मनु के सिद्धांत में आपसे परीक्षा में जो प्रश्न पूछेगा, मंडल सिद्धांत में मनु ने कितने राज्यों के बारे में बताया है, तो 5 राज्यों के बारे में बताया है। इन 5 राज्यों के बारे में मैंने आपको बता दिया। षटगुण नीति में मनु के बारे में पूछेगा तो ये 6 नीतियां हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा मनु के बारे में और भी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, जिसके बारे में आप लोगों ने देखा, जाना और समझा, ठीक है। इसके बाद में और भी जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। तो मनु मतलब मूल्यांकन या मनु का योगदान जो रहा है, मनु ने 2-3-4 चीज़ें मैं उसको आपको बता देता हूं जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मनु का जो योगदान रहा है इसमें, अच्छा, मनु जो है, जो मनु स्मृति उन्होंने दिया है वो हिंदुओं का सबसे बड़ा कानून है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। यानी कि हिंदुओं के लिए जो मनु हैं वो एक कानून दे देते हैं, मतलब जब संविधान नहीं था तो हिंदुओं में जो कानून लागू होता है वो मनु स्मृति के अकॉर्डिंग लागू होता है, या बहुत सारे गृह सूत्र है उनके अकॉर्डिंग फॉलो होता है। मनु स्मृति एक प्रकार से जैसे भारतीय संविधान है
ठीक उसी प्रकार से हिंदुओं के लिए मनुस्मृति, या जैसे मुसलमानों में शरीयत कानून है, ऐसे हिंदुओं में मनुस्मृति होता है। मनुस्मृति में हिंदुओं के तौर तरीके, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, जीवन शैली, इन तमाम प्रकार की चीज़ों पर चर्चा करी गई है। ठीक है, एक हिंदू व्यक्ति को किस तरीके से धार्मिक जीवन निर्वाह करना चाहिए, किस तरीके से अन्य जीवन को मैनेज करना चाहिए, ये तमाम प्रकार के पहलुओं पर चर्चा की गई है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं, कानून का सबसे बड़ा स्रोत वेद है, और अन्य स्रोतों में जो है स्मृतियाँ, वेदों में सज्जनों का जो है कदाचार और जो है स्वासंतोष आदि जाते हैं। तो ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। राज्य न्यायपालिका का यक्ष होता है, उसकी सहायता करने के लिए एक वैधानिक परामर्शदाता होता है। ऐसे उन्होंने बताया विधि वेत्ता ब्राह्मण होना चाहिए, विधि का जानकार ब्राह्मण होना चाहिए। ये बात भी मनु बताते हैं कि ब्राह्मण ही विधि का जानकार होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है वो शुरुआत से ही एक प्रकार से पढ़ने लिखने के प्रति ज़्यादा उत्सुक होता है, ज़्यादा आगे रहता है, और ब्राह्मण सभासद न्यायपालिका का संगठन करता है, और इस तरीके से उसमें तमाम प्रकार के लोग होते हैं, और इस तरीके से कानून जो है कानून को लेकर के उन्होंने विचार दिया है। मनु ने अराजक समाज का अंत करके उसके स्थान पर राज्य की स्थापना का समाधान किया, और उन्होंने शासन के लिए जनादर्श राज्य की आवश्यकता प्रतिपादित करी। मनु का आदर्श शासक प्लेटो के आदर्श राजा से कम नहीं है। मतलब कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो मनु हैं उनके जो विचार हैं वो जो प्लेटो के विचार हैं, या प्लेटो कहीं ना कहीं पे मनु के विचारों से प्रभावित हैं। ठीक है, अब ये जो बड़े बड़े विद्वान हैं, लेखक हैं, वो इस बात को कहने से डरते हैं कि भाई मनु से पहले कैसे बोल दे, मतलब कि प्लेटो के बारे में ऐसा कैसे बोल दे कि प्लेटो किसी भारतीय से प्रभावित है, क्योंकि विदेशी लेखक तो बोलेंगे नहीं, अपने भारतीय लेखक ही बोलेंगे इस बात को। ठीक है, और वो भी कहीं ना कहीं पे उतना ज़्यादा कम बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मनु हैं उन्हीं के विचारों से प्रभावित है प्लेटो, अरस्तु के विचारों को अगर आप पढ़ेंगे तो मनु जो हैं उनसे प्रभावित, मतलब मनु से प्रभावित हैं ये लोग। इसके अलावा आप देखेंगे विधि शास्त्रियों में मनु का स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने मानव जीवन के नियमों की जो है व्याख्या प्रस्तुत करी, एक संहिता दी है जिसको मनुस्मृति के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसमें तमाम प्रकार के नियम लिखे गए हैं। मनु ने केवल राज्य व राजा का ही विचार नहीं किया है, बल्कि परराष्ट्रीय संबंधों का विस्तार से वर्णन भी किया है, जिसमें आप देखेंगे मंडल सिद्धांत और षटगुण नीति के बारे में उन्होंने बताया है। एक राजा को कैसे होना चाहिए, उसकी क्या स्थिति होती है, और क्या क्या चीज़ें वो करना चाहिए राजा को, और राजा को एक प्रकार से दूसरे देशों के साथ या दूसरे राज्यों के साथ कैसा संबंध बनाना चाहिए, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। इस तरीके से जो है मनु के विचारों के बारे में मैंने बताया। और एक प्रश्न और बन सकता है कि वर्तमान परिस्थितियों में मनु के विचारों का मूल्यांकन करें। तो वर्तमान में अगर आप बात करेंगे, आज जबकि सामाजिक जीवन अत्यधिक जटिल हो गया है, फिर भी मनु के सामाजिक और राजनीतिक विचारों को आवश्यक संशोधन अगर उसमें कर दिया जाए तो मनु के विचारों को आज भी फॉलो करके हम अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। कम से कम यह अवश्य देखना चाहिए कि हमारे विधायकों और जो प्रशासक हैं कुछ न्यूनतम बौद्धिक और नैतिक योग्यताएं जो हैं वो जो मनु ने बताई है, वो सिद्धांत या जो नेतृत्वकर्ता या नेतृत्व करने वाली जो क्षमता है उसके बारे में जो मनु ने एक राजा के गुण बताए, क्वालिटी बताए है, वही गुण और क्वालिटी आज के शासकों में देखने को मिलती है। यानी वर्तमान में मनु जो हैं प्रासंगिक हैं, लेकिन उसमें कुछ संशोधन कर दिया जाए तो वर्तमान में मनु जो है वो प्रासंगिक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को समझा और जाना, तो निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी चीज़ें आई होंगी। प्रश्न आपसे पूछेगा कि राजनीतिक चिंतन को मनु के योगदान पर प्रकाश डालिए। राजनीतिक चिंतन में मनु ने क्या योगदान दिया उसके बारे में बताएं, या राष्ट्र के संबंधों को लेकर के मनु के क्या विचार थे। ऐसे कई प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो अगर आपने इस लेक्चर को देखा होगा आसानी से आप बता पाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को पढ़ सके और जान पाए। ठीक है, धन्यवाद।